हेलो गाइस। कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे, जबरदस्त होंगे। और आज फिर मेरी इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए तंदुरुस्त रहिएगा और यहाँ पर लास्ट तक देखने की कोशिश करिएगा। मैं हूँ आशीष मौर्य, जहाँ पर आज हम क्लास 10th के एसएसटी के एग्जाम के बारे में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड टॉपिक्स के बारे में बात करने वाले हैं। जिसमें आप जानते हैं कि आपका जो अगला बोर्ड का एग्जाम होने वाला है एसएसटी का 2026 में, वो 7 मार्च को होने वाला है। तो उसी से रिलेटेड मैंने यहाँ पर ये वीडियो बनाने की कोशिश करी है, जिसमें आज हम चारों बुक्स के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, जिसके बारे में आपको पता चलेगा कि आपके एग्जाम में कौन से ज्यादा टॉपिक आपके इंपॉर्टेंट है यहाँ पर और कौन से नहीं है। ठीक है, उस तरीके से आपको यहाँ पर पूरा का पूरा आपको सिलेबस भी पूरा करना है, जल्दी से जल्दी उसका रिवीजन भी करना है और फिर आपको अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की यहाँ पर तैयारी भी कर लेनी है। और बीच में अभी होली का मौसम भी आएगा, तो उस होली को भी आप थोड़ा बहुत सेलिब्रेट कीजिए, लेकिन उसके साथ साथ आपको अपना रिवीजन पक्का करते हुए चलना है। ठीक है, तो आइए बने रहिए इस वीडियो में अंत तक। और यहाँ पर मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप कम से कम इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट करना ना भूलिए, ताकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लगातार बनाता रहूं और आगे आपके भविष्य में ये वीडियोस काम आती रहे। ठीक है, तो ये वाली वीडियो जो है आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और अंत तक इस वीडियो को देखना ना भूलिए, क्योंकि इसमें आपको यहाँ पर क्या होगा, इजिली आपको ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पता चल जाएंगे, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बने रहिए इस वीडियो में अंत तक और देखने की कोशिश करिए। चलिए दोस्तों, तो हम यहाँ पर शुरू करते हैं। हम पहला सेक्शन जिसमें आप देखते हैं सेक्शन ए आता है हिस्ट्री का। ठीक है, तो सेक्शन ए हिस्ट्री में आप देखते हो कुल मिला के आपके पास होते हैं 20 मार्क्स का, जिसमें 18 मार्क्स से क्वेश्चन आंसर आते हैं आपके। इसमें एमसीक्यूज 2 मार्क का, 3 मार्क का एंड 5 मार्क का क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, देन उसके बाद आपका आता है इसमें 2 मार्क का एक मैप बेस्ड क्वेश्चन, जो कि मैंने यहाँ पर बताया है सबसे ज्यादा मेन इसी से मैप वर्क आएगा आपका। तो पूरे चैप्टर में आपको मतलब पूरा इस सेक्शन में ध्यान से देखना, कुल मिला के आपको 4 चैप्टर दिए गए हैं। इन 4 चैप्टर में बुक के अकॉर्डिंग 5 है, लेकिन एक चैप्टर आपका यहाँ पर पूरा का पूरा सिलेबस जो मिड टर्म था, मिड टर्म और मिड टर्म के बाद क्या था आपका प्री बोर्ड, उसमें सिर्फ उसको जोड़ा गया है। बोर्ड के एग्जामिनेशन के लिए फाइनल एग्जामिनेशन के लिए उसको नहीं जोड़ा गया है। तो ये वाला चैप्टर रिमूव है, चैप्टर नंबर 4, जो कि आप देखते हो द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये वाला आपका यहाँ पर रिमूव है। ठीक है, तो इसके बाद आपके बचते हैं 4 चैप्टर। 4 चैप्टर आपके क्वेश्चन आंसर के हिसाब से बेस्ड है आपके 18 मार्क्स के, और फिर उसके बाद आते हैं 2 मार्क का मैप वर्क। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक मिनट के लिए हट जाता हूँ। यहाँ पर आप तुरंत क्या कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेने के बाद फिर हम आगे की बात करते हैं। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट अगर आप ले लेंगे तो यहाँ पर सबसे पहला जो चैप्टर है आपका यहाँ पर दिया गया है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। ठीक है, तो इस वाले चैप्टर में अगर आप देखेंगे तो ये कुछ मेन 5 टॉपिक हैं। अगर आप इन मेन 5 टॉपिक को अगर आप तैयार करते हैं तो आपके पास कुल मिला के जो 3 मार्क का क्वेश्चन है, 5 मार्क का क्वेश्चन है, जो 2 मार्क का क्वेश्चन है, वो आपको यहाँ पर इजिली मिल जाएंगे। तो यहाँ पर 5 टॉपिक है, इनको आप ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट भी आपको जो है नेपोलियनिक कोड या फिर सिविल कोड ऑफ 1804, ये वाला इंपॉर्टेंट है। और दूसरे लास्ट में आपको देखना विजुअलाइजिंग द नेशन एलिगरीज। ठीक है, तो फिर भी ये आप 5 के 5 टॉपिक यहाँ पर प्रिपेयर करिएगा। सेकंड चैप्टर में बात करें तो वहां पर कुल मिला के आपके पास 6 टॉपिक्स हैं। इन 6 टॉपिक्स को आपको इजिली यहाँ पर सबसे पहले तैयार करना है, जो कि ये वाले हैं। इसमें भी अगर आप देखिए सबसे पहला जो आपका रॉलेट एक्ट एंड द जलियांवाला बाग हत्याकांड या फिर जो मैसेकर आता है, उसके बारे में आपको ध्यान से देखना है। इसमें आपको 2 मार्क का क्वेश्चन भी मिल जाता है, 3 मार्क का क्वेश्चन भी मिल जाता है। समटाइम तो आपको जो यहाँ पर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एंड सिविल डिसोबीडिएंस मूवमेंट जो चलता है, उसके ऊपर आपके क्वेश्चन यहाँ पर बहुत ज्यादा बन रहे होते हैं। तो ध्यान से इन तीनों टॉपिक को आप यहाँ पर तैयार करिएगा। कभी कभी आपसे लिमिट से पूछे जाते हैं, तो लिमिट्स ऑफ CDM मतलब यहाँ पर सिविल डिसोबीडिएंस मूवमेंट आएगा, यहाँ पर मूवमेंट नहीं लिखा है। ठीक है, सेंस ऑफ द कलेक्टिव बिलोंगिंग। ठीक है, फिर उसके बाद मैंडेटरी मैप वर्क है, जो कि मैं यहाँ पर आपको लगा के दिखा दूंगा कि इस चैप्टर से आपको कौन से मैप को यहाँ पर तैयार करना है। तो मैं यहाँ पर लगा दूंगा, आप वहाँ पर देख लीजिएगा। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर पहला दूसरा चैप्टर आपको मेन बस ये टॉपिक यहाँ पर तैयार करने, ताकि आपका ये चैप्टर पूरा का पूरा तैयार हो जाए। यहाँ पर 1 मार्कर के लिए भी तैयार हो जाए, मैप वर्क के लिए भी तैयार हो जाएगी, उसके साथ साथ 2, 3 और 5 मार्कर के क्वेश्चन भी यहाँ से तैयार हो जाएंगे। अगर हम आगे बात करें तो यहाँ पर आपके पास कुल मिला के 2 चैप्टर और हैं, द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड। मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड में वैसे तो चैप्टर बहुत ज्यादा बड़ा है, लेकिन इसमें से पहले तो कुछ रिमूव करा गया है सिलेबस के अकॉर्डिंग, और फिर कुछ जो टॉपिक्स मेरे हिसाब से यहाँ पर इंपॉर्टेंट बनते हैं, जिस पर ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वो है यहाँ पर इंपॉर्टेंस ऑफ सिल्क रूट। सिल्क रूट के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाए, सिल्क रूट के ऊपर कैसे भी उसका इंपॉर्टेंस पूछ सकता है, वो कैसे हेल्पफुल था किसी भी ट्रेडिंग को या फूड को या कैसे डिजीज को वहां पर ट्रांसफर करने के लिए, वो सिल्क रूट के माध्यम से ही हुआ करता था। तो उसके ऊपर क्वेश्चन हो सकता है। कॉन्क्वेस्ट एंड डिजीज, किस तरीके से यहाँ पर जो यूरोप है, यूरोपियंस ने या फिर यहाँ पर पर्टिकुलर जितने भी यूरोप पे
कंट्रीज हैं, उन्होंने कैसे कैसे अमेरिका के ऊपर यहाँ पर इन्होंने कॉन्केस्ट किया, देन उसके बाद डिजीज कौन सी यूज करी, वो सारे जो क्वेश्चन है उसमें भी आपका 1 नंबर का जो क्वेश्चन है आपका आयरिस पोटैटो फीमेल, ठीक है, इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से इतना, बाकी चैप्टर थोड़ा बड़ा है, इसको आप रीडिंग करिएगा, ये चैप्टर थोड़ा कम ना मार्क्स का आएगा। उसके बाद अगर हम बात करें तो प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड वाले, तो इस वाले में भी आपके यहाँ पर मेनली 5 मार्क का क्वेश्चन बन जाता है, 3 मार्क का क्वेश्चन बनता है मेनली, बाकी 1 नंबर के कभी कभी एमसीक्यूज भी बन जाते हैं। और यार मैं पूरी हिस्ट्री में कुल मिला के एमसीक्यूज जो बनेंगे वो 4 या 5 नंबर के ही एमसीक्यूज बनेंगे, ज्यादा मार्क के एमसीक्यूज नहीं बनने वाले। आगे बात करें तो यहाँ पर कुल मिला के आपके पास 6 टॉपिक्स हैं, 7 टॉपिक्स, इन 7 टॉपिक्स को आप प्रिपेयर करिए, जिसमें से भी अगर आप देखें सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट मुझे लग रहा है वो है जो पूछेगा आपके सीबीएसई में गुटेनबर्ग एंड प्रिंटिंग प्रेस, इनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, गुटेनबर्ग ने कैसे करा, कैसे उनका लाइफ स्टाइल था, किस तरीके से उन्होंने यहाँ पर प्रिंटिंग प्रेस को तैयार करा, और प्रिंटिंग प्रेस अगर तैयार भी करा तो सबसे पहले कौन सी बुक छापी उन्होंने, ठीक है, वो उसके बारे में पूछा जाता है, फिर बुक जो छापी है उसको किस तरीके से उन्होंने यहाँ पर अपना जो लगातार यूज करा प्रिंटिंग प्रेस को, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता था, तो ये वाला है इंपॉर्टेंट। फिर ये रीडिंग मेनिया जो कि इजीली था, जो धीरे धीरे क्या होता है इस पीरियड में बहुत ज्यादा लोगों की डिमांड बढ़ी थी बुक्स को रीड करने के लिए, जिसकी वजह से मार्केट में वो ज्यादा एक्सपेंसिव बुक्स अवेलेबल हुआ करती थी, तो उसको वहां पर इन्होंने क्या करा, इस गुटेनबर्ग की जो प्रिंटिंग प्रेस थी उसकी वजह से यहाँ पर धीरे धीरे उस डिमांड को इन्होंने बढ़ाने की कोशिश करी, और वहां पर लोगों को पढ़ने के लिए जो था वो एक तरीके से पूरे के पूरे वहां पर जुड़ते चले गए लोग पढ़ते हुए, तो ये रीडिंग मेनिया आ जाता है। फिर उसके बाद आप प्रिंट कल्चर इन इंडिया की बात करो या फिर प्रिंटिंग एंड सेंसरशिप की बात करो, तो यहाँ पर ये टॉपिक्स आपको यहाँ पर तैयार करने इन दोनों चैप्टर से, और अगर आप बात करें तो इन दोनों चैप्टर से आपको इन दोनों टॉपिक्स को तैयार करने, तो इन सभी टॉपिक्स को तैयार करिए, आपका हिस्ट्री का सेक्शन पूरा का पूरा तैयार रहेगा, और मैं पूरी की पूरी गारंटी लेता हूँ कि यहाँ पर कम से कम आपके 80 to 90% क्वेश्चन इसी टॉपिक से मिलकर देखने को मिलेंगे आपको। ठीक है, तो सबसे पहले आप इन टॉपिक्स को तैयार करिएगा पूरी तरीके से, फिर उसके बाद एक बार कोशिश करिएगा कि आपने जो भी चैप्टर्स इसमें पढ़े हैं उसका फुल रिवीजन आप पेपर से पहले एक बार कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम सेक्शन बी ज्योग्राफी की तरफ। चलिए दोस्तों, तो अब हम बात करते हैं आपके सेक्शन बी की, जो कि सोशल साइंस में सेक्शन बी आपका आता है ज्योग्राफी का। तो ज्योग्राफी में भी सेम यही आपका कहानी होती है कि वो भी आपको कुल मिला के 20 मार्क्स का ही आएगा, लेकिन ये भी आपका 2 पार्ट्स में डिविजिबल होता है। पहला आपका होता है थियोरेटिकल बेस्ड, जिसमें आपका 17 मार्क्स का थियोरेटिकल आता है, फिर उसके बाद 3 मार्क का आपको यहाँ पर मैप बेस्ड आता है। तो मैप बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं, मैपिंग जो होती है वो बहुत ज्यादा ईजी है, आप इसको मतलब अगर 2-3 दिन जो भी आपको एग्जाम से पहले मिलते हैं, अगर आप रेगुलरली 3-3 4-4 मिनट भी अगर आप इसको देख के रिवाइज करते रहोगे तो आपका इजीली मैप वर्क हो जाएगा। तो मैप वर्क आपको फ्री के 5 मार्क्स देने की कोशिश करता है, अगर आप बस उसे क्या करिए 1 घंटा दे दीजिए अगर आप पेपर से पहले, या फिर उसे तोड़ तोड़ के 3-4 दिन में 5-5 मिनट अगर आप उसको सिर्फ रिवाइज करते रहे, देखिए थोड़ा बहुत फिलिंग करने की कोशिश करिए, तो आपको फ्री के मार्क्स मिलते हैं। तो सेक्शन बी अगर हम ज्योग्राफी की बात करें तो उसमें 17 मार्क का आपका यहाँ पर थियोरेटिकली बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, और उसके बाद 3 मार्क के क्वेश्चन आपके मैप बेस्ड होते हैं। तो ज्योग्राफी में बात करेंगे तो ज्योग्राफी में आपके कुल मिला के होते हैं 7 चैप्टर, लेकिन 7 चैप्टर्स में से एक चैप्टर जो आपका लास्ट वाला आता है जिसमें नाम है आपका ये है लाइफ लाइन्स ऑफ द नेशनल इकोनॉमी। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको इससे मैपिंग मिलती है, वो भी समटाइम पूछी जाती है, समटाइम नहीं पूछी जाता है। इन बाकी के आपके जो 6 चैप्टर्स है वहां से आपके ब्रीफली 3 मार्कर और 5 मार्कर क्वेश्चन आपके बनते हैं, और 1 मार्कर क्वेश्चन भी यहाँ पर बनते रहते हैं। तो वहां पर हम एक एक करके डिस्कस करते हैं कौन कौन से चैप्टर्स आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और किन टॉपिक्स को आपको सबसे पहले प्रेफरेंस देनी चाहिए तैयारी करने के लिए, ठीक है, ताकि आप अच्छे मार्क्स वहां पर उठा सके। तो यहाँ पर अगर हम पहला टॉपिक देखें तो पहला चैप्टर हमारा आता है चैप्टर नंबर 1 रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। तो रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट मैंने कुल मिला के 3 टॉपिक यहाँ पर लिखे हैं। इन 3 टॉपिक में भी आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखना है कि मैंने यहाँ पर टाइटल से बना के रखे हैं, टाइटल्स के अकॉर्डिंग देखना। क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज के फॉर्म पे फोकस करना सिर्फ आपको, इसको यहाँ पर ज्यादातर एग्जिस्टेबिलिटी पे एंड ऑनरशिप पे, ठीक है, ये ध्यान रखना। सस्टेनेबल डेवलपमेंट में भी आपको देखना एजेंडा 21 हो गया, रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट जो है आपका यहाँ पर 1992, उसके ऊपर देखना है। यहाँ पर सोइल टाइप्स इन इंडिया, उसके ऊपर भी ध्यान देना है। कैरेक्टरिस्टिक्स एंड द लोकेशन, या फिर कैरेक्टर्स एंड लोकेशन, उसके ऊपर आपको ध्यान देना। चैप्टर 2 में भी देख रहे हैं, चैप्टर 2 में भी मैंने आपको यहाँ पर मेन 3 टाइटल्स दिए, जिसमें हमने सबसे पहले बात करी क्लासिफिकेशन ऑफ स्पीशीज, यानी हमारी जो इंडिया है या फिर पूरे वर्ल्ड में जो भी बात करें यहाँ पर, वैसे चैप्टर में ज्यादातर आपका इंडिया के यहाँ पर बात करिए। तो इंडिया में जो टाइप्स ऑफ स्पीशीज प्रेजेंट है उनके बारे में आपको पता होना चाहिए, एनिमल्स के लिए, प्लांट्स के लिए, वहां पर सारी चीजें पता होनी चाहिए, वो बुक्स में आप पढ़िए, उनको ध्यान रखिएगा। कंजर्वेटिव इनिशिएटिव्स, यानी कि यहाँ पर किस तरीके से हम फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ को कंजर्व कर सकते
सकते हैं, उनके लिए क्या क्या यहाँ पर स्कीम्स बनाई गई है गवर्नमेंट के थ्रू, और क्या क्या चीजें वहाँ पर करी गई है, कैसे कैसे एक्ट पास करे गए हैं गवर्नमेंट के थ्रू, ताकि इनको हम कंजर्व कर सकें। तो इसके ऊपर देखना, जिसमें आपका प्रोजेक्ट टाइगर आ जाता है, उसको क्या अचीवमेंट था, चिपको आंदोलन आ जाता है, आपको ये सारी चीजें आपको यहाँ पर पढ़नी पड़ेगी टाइटल्स के अकॉर्डिंग। टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट की बात करें, टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट में भी आपको यहाँ पर 3 से 4 तरीके के टाइप ऑफ फॉरेस्ट दे रखे हैं, जैसे रिजर्व है, आपका प्रिजर्व है, ठीक है, और बाकी कैसे आपका फॉरेस्ट वगैरह में भी दे रखे हैं। तो आपको यहाँ पर जो फॉरेस्ट है वो 3 से 4 तरीके के आपको दे रखे हैं, और 3 से 4 तरीके आपको यहाँ पर डिस्कस करने हैं। मेन क्वेश्चन बन सकता है ये आपका 2 या 3 नंबर में क्वेश्चन होगा, इसमें ज्यादा नहीं है। तो दूसरा चैप्टर ये आपका पहला और दूसरे चैप्टर में से आपके मेनली क्वेश्चन जो 2 या 3 नंबर के बन सकते हैं। 5 मार्क का क्वेश्चन बहुत मुश्किल से बनता है, लेकिन आगे हम जब बढ़ेंगे चैप्टर्स में तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर आते हैं। जैसे थर्ड चैप्टर आपको दिख रहा है वाटर रिसोर्सेज, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किसके अकॉर्डिंग, डैम्स के अकॉर्डिंग, यानी कि यहाँ पर जो मैपिंग आती है, मैपिंग हमेशा आपको यहाँ से 2 नंबर या 1 नंबर आपको इजीली देखने को मिलते हैं। तो 1 नंबर की मैपिंग आपको यहाँ पर देखने को मिली, कितनी है आपके चैप्टर्स में, शायद 7 से 8 यहाँ पर मैपिंग दे रखी है। तो वो मैपिंग का मैं आपको यहाँ पर अभी दिखा दूंगा कि कौन कौन से आपको यहाँ पर तैयार करने हैं, ठीक है। तो अगर आप इसमें बात करेंगे तो कौन कौन से डैम से 7 या 8 डैम है, उसमें से आप प्रिपेयर कर लीजिए, 1 नंबर का यहाँ से मिल जाएगा। बाकी आपका मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट्स बनते हैं, ठीक है, जिसमें आपका डैम के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस यहाँ पर आपको डिस्कस करने हो जाते हैं, कभी एडवांटेज बोल देता है, कभी डिसएडवांटेज बोल देता है, तो इसके अकॉर्डिंग आपको ध्यान रखना है। मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट, देन उसके बाद रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रेन वाटर हार्वेस्टिंग कैसा अच्छा रोल प्ले करता है वाटर को कंजर्व करने के लिए, वाटर की प्रेजेंस को आपका आगे लाइफ टाइम तक बचाने के लिए कैसे हेल्प करता है, उसमें भी कुछ टर्म्स को आपको ध्यान रखना है। गोल्स एंड टंकास के बारे में, टैंकास के बारे में आपको यहाँ पर ध्यान से पढ़ना है। मैप वर्क मैंने आपको बता दिया, इसके बारे में आपको लास्ट में जब ये सेक्शन कंप्लीट होगा तो वहां पर मैं आपको यहाँ पर बता दूंगा कि कौन कौन से आपको यहाँ पर ज्योग्राफी से देखने हैं। दूसरा अगर हम बात करें तो चैप्टर नंबर 4 है, जिसमें आपका एग्रीकल्चर आता है। तो एग्रीकल्चर में टाइप्स ऑफ फार्मिंग, जो कि आपके चैप्टर में बहुत सारी जगह इंटेंसिव है, कमर्शियल है, सब्सिस्टेंस है, उनके बारे में आपको यहाँ पर थोड़ा बहुत डिफरेंस वहाँ पर लेके चलना है। फिर क्रॉपिंग सीजन है, उनके बारे में भी आपको टाइप्स ऑफ क्रॉपिंग सीजन, जो कि आपके 3 फॉर्म पे दे रखे, खरीफ, रबी और जायद, ठीक है। तो इनके बारे में भी आपको ऊपर से सारा पता होना चाहिए। कुछ एग्जाम्पल्स ध्यान रखना, एग्जाम्पल्स आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इनको ध्यान रखना, ठीक है। फिर मेजर क्रॉप्स में आपको यहाँ पर रखना, चैप्टर में बहुत सारे हैं, लेकिन उसमें से मेजर क्रॉप जैसे राइस बाबा पूछा जाता है, वीट पूछा जाता है, आपसे कॉफी, टी वगैरह पूछी जाती है, तो इनके ऊपर आपको यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना है। लेकिन उनकी किस चीज पे ध्यान देना है, जियोग्राफिकल कंडीशन, मतलब कितना टेम्परेचर चाहिए होता है, कैसा रेनफॉल चाहिए होता है, या फिर कैसे सॉइल पे वो वहां पर उगाए जाते हैं, कैसे ह्यूमिडिटी चाहिए, वो सारी चीजें आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। उसी को हम कहते हैं जियोग्राफिकल कंडीशन। 2 मार्क का क्वेश्चन इजीली बन जाता है, किसी भी क्रॉप के ऊपर आपसे यहाँ पर पूछा जा सकता है। आगे बढ़े तो चैप्टर नंबर 5, जिसमें हम आते हैं मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज। उसमें मैंने आपको 4 टॉपिक लिख के दिए, इनको आप तैयार करिए। जैसे फेरस एंड नॉन फेरस के बीच में डिफरेंस है, कन्वेक्शन एंड नॉन कन्वेक्शन एनर्जीज या रिसोर्सेज के बीच में आपको यहाँ पर निकालना है, ठीक है। व्हाई डू वी नीड द कंजर्व टू दीज रिसोर्सेज, इन रिसोर्सेज को कंजर्व करने की जरूरत क्या है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन यहाँ से आपके बनते हैं। मोड ऑफ अपीयरेंस, मतलब कहाँ से ये पाए जाते हैं, कहाँ से आपके जो पर्टिकुलर रिसोर्सेज है वो कहाँ से उठाए गए हैं, उनके बारे में आपको ध्यान देना है। मैप वर्क हमेशा ध्यान रखना। तो एक मैप वर्क यहाँ लिखा है, दूसरा, तीसरा, चौथा, ठीक है। 4 चैप्टर से आपके मैप वर्क बन सकते हैं, लेकिन याद रखना, बार बार बता रहा हूँ, कितने मार्क का है आपका, सिर्फ और सिर्फ 4, सॉरी 3 मार्क का। ऑप्शन आपको देता है 4 में से आपको करने होते हैं 3। तो इन चारों चैप्टर्स में से 1 नंबर का मैक्सिमम आपको यहाँ पर दिया जाएगा मैप वर्क, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज से आपके पास ये टॉपिक्स हैं, और फिर उसके बाद हम बात करें चैप्टर नंबर 7 में, तो आपके पास कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको तैयार करना मैपिंग। तो चैप्टर नंबर 6, ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और आप इनको यहाँ पर तैयार करिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं अगले सेक्शन, जिसमें हम बात करने वाले पॉलिटिक्स के बारे में, ठीक है। इसमें भी ध्यान रखिएगा, और इसका मैं आपको यहाँ पर इसी पेज पे इसका भी मैं बता दूंगा कि स्क्रीनशॉट लेके कि आप क्या ले सकते हैं स्क्रीनशॉट में, कैसे मैप वर्क को आपको तैयार करना है। अब हम बात करेंगे अगले सेक्शन में, जो कि हम बात करने वाले सेक्शन सी, पॉलिटिक्स के बारे में, ठीक है। बने रहिए इस वीडियो में आखिरी तक, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करना ना भूलिए। अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ताकि वो भी अपने आने वाले एग्जाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स को स्कोर कर पाए। चलिए बने रहिए लास्ट तक। चलिए दोस्तों, फिर हम आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में, और हम बात करते हैं सेक्शन सी की, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं पॉलिटिक्स के बारे में, ठीक है। तो सेक्शन सी भी सेम आपका वैसे ही वेटेज रखेगा, सेक्शन सी 20 मार्क्स का। उसमें भी आपके होंगे कुल मिला के 5 चैप्टर जो सेक्शन सी में आते हैं। इसमें आपके एमसीक्यूज की संख्या थोड़ी सी बढ़ जाती है, और फिर 2 मार्कर, 3 मार्कर, और फिर उसके बाद 5 मार्कर क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर पॉलिटिक्स की, पॉलिटिक्स सेक्शन सी मार्क्स जो होगा वो मैक्सिमम 20 मार्क्स का होगा। तो इसमें भी हमारे पास कुल मिला
के 5 चैप्टर्स हैं। इन 5 चैप्टर्स को हम एक एक करके देखते हैं कौन सा टॉपिक है, कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकते हैं जो आपके 3 मार्कर या 5 मार्कर के क्वेश्चन मेनली पूछे जा सकते हैं। बाकी आपके एमसीक्यूज के लिए आपको एनसीईआरटी को एक बार जैसे आपने स्टार्टिंग में पढ़ा था वैसे कोशिश करिए रिवीजन में जल्दी जल्दी जो भी आपने हाईलाइटेड पॉइंट्स कर रखे हैं उसको आप पढ़ लीजिएगा, ताकि वहां से एमसीक्यूज आपके कैप्चर हो जाए, ताकि आपके एमसीक्यूज अगर बहुत ज्यादा डीपली पूछता तो इजिली है आप उसके आंसर देख सकिए। बाकी यहाँ पर जो आपका 2 मार्क का, 3 मार्क का, 5 मार्क का क्वेश्चन होते हैं उसके बारे में हम यहाँ पर मेन टॉपिक्स की बात करें तो पहला चैप्टर आपका आता है सिविक्स का या फिर पॉलिटिक्स का, जो कि आता है पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग में मैंने आपको ये 4 टॉपिक्स दिए हैं जो कि मेनली आपका चैप्टर ही बहुत ज्यादा इजी है पावर शेयरिंग का, जिसमें सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछेगा वो लास्ट के 2 क्वेश्चन है। ठीक है, क्या पूछा जाएगा, वाई इज पावर शेयरिंग डिजरेबल। ठीक है, कि आपका जो पावर शेयरिंग है वो किस तरीके से आप कर सकते हैं उसके ऊपर आपका डिपेंड करता है। फिर फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग आती है, तो फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग में आप किन किन टॉपिक्स को पढ़ेंगे उनके लिए आपको यहाँ पे एनसीईआरटी में 4 मेन फॉर्म्स दे रखे हैं, उनको आपको सही तरीके से डिफाइन करके बताना है। ठीक है, जिसमें हॉरिजॉन्टल आता है, वर्टिकल आता है, इस तरीके से आपको वहाँ पर पूरे के पूरे आपको वहाँ पर समझाने की कोशिश करनी है। तो मेन लास्ट के 2 टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, बाकी 2 ऊपर कहानियां श्रीलंका और बेल्जियम की जो कि आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर आपका केस स्टडी क्वेश्चन भी बनाया जा सकता है और इसके साथ साथ आपको समझाने को भी बोल सकता है, फिर कंपैरिजन बोल सकते हैं क्या क्या चीजें आपको देखने को मिली श्रीलंका में और दूसरा आपका बेल्जियम में क्या क्या देखने को मिली और दोनों में क्या चेंजेस है, उस तरीके से आपसे क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जा सकते हैं। तो इसलिए मैंने उसको लिख दिया, वरना मेन तो आपके ये 2 क्वेश्चन नहीं बनते। सेम ऐसे ही आपका फेडरलिज्म है, फेडरलिज्म में भी सेम सबसे पहला क्वेश्चन आपका ये बनता है कि की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म, डायरेक्टली नहीं पूछेगा, आपसे थोड़ा घुमा के पूछा जा सकता है कि किस तरीके से कोई भी कंट्री जो है फेडरलिज्म है तो ऐसे कौन कौन से फीचर्स होने चाहिए अगर उस कंट्री के अंदर फेडरलिज्म एग्जिस्ट करता है। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे बन सकते हैं कि फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म हो गया, कमिंग टुगेदर, होल्डिंग टुगेदर है, व्हाट मेक्स इंडिया अ फेडरल कंट्री है, जैसे सिंपल सा आ गया इंडिया को फेडरल कंट्री कैसे बनाया जाता है, तो इसमें भी आप किसकी बात करोगे, की फीचर्स की ही बात करेंगे। ठीक है, देन डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया, इंडिया में डिसेंट्रलाइजेशन क्या है, तो डिसेंट्रलाइजेशन बहुत अच्छा वर्ड है जो आपको यहाँ पर बताता है कि आपका जो गवर्नमेंट है वो 3 पार्ट्स में डिविजिबल होनी चाहिए, सेंट्रल, स्टेट एंड देन उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ जो कि आपकी लोकल गवर्नमेंट या पंचायती राज या फिर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के फॉर्म पे कहलाया जाता है। ठीक है, तो डिसेंट्रलाइजेशन इंडिया अच्छा टॉपिक है, 2 नंबर में पूछा जा सकता है। देन लिंग्विस्टिक स्टेट एंड लैंग्वेज पॉलिसी, इसके ऊपर भी आपके क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जा सकते हैं। तो आप इन टॉपिक्स को क्लियर करिएगा पहले चैप्टर में से, दूसरे चैप्टर में से। अगर हम बात करें यहाँ पर तीसरा चैप्टर जो कि है आपका जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट। ठीक है, तो जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट में अगर हम बात करें तो सबसे पहले अगर हम जेंडर से उठाएं तो जेंडर से आपको कोई भी 2 चीजें देके आपसे वहां पर केस स्टडी क्वेश्चन से पूछे जा सकते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पर लिख के दिखाया। फिर दूसरा आपका जो आपका रिलीजन या कास्ट से हो सकता है, जैसे कि पूछा गया यहाँ पर डिफाइन सेकुलर स्टेट, सेकुलर स्टेट से आप क्या समझते हैं वो बताइए। और फिर उसके बाद हाउ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंश्योर सेकुलरिज्म, कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो किस तरीके से एंश्योर करता है किसी भी स्टेट को सेकुलरिज्म करने में, और इंडिया कैसे वहां पर मेन यहाँ पर पावर शेयरिंग मेन जो है आपका यहाँ पर किस तरीके से सेकुलरिज्म को एंश्योर कर रहा होता है उसके बारे में बताना है। कम्युनलिज्म की बात करें, कम्युनलिज्म है क्या, हाउ रिलीजन कैन बी मिसयूज्ड इन पॉलिटिक्स, यानी कि रिलीजन को कैसे हम पॉलिटिक्स में मिसयूज करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन हम यहाँ पर क्या करते हैं, वहाँ पर वोट्स को अचीव करते हैं, वोट्स को मांगते हैं और उसके यहाँ पर इलेक्शन को जीतते हैं। तो ऐसी चीजों को यहाँ पर आपको बताओगे। फिर यहाँ पर ये है मेन टॉपिक, ठीक है, जो कि आपको दिया गया कास्ट इन पॉलिटिक्स वर्सेस पॉलिटिक्स इन कास्ट। ठीक है, तो इस चैप्टर में भी आपका ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। इधर से आपका जो है ये सेकुलरिज्म वाला क्वेश्चन जो मैंने लिख के दिया, ये वाला क्वेश्चन आपका यहाँ पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बनता है। अगर अगले 2 चैप्टर्स की बात करें तो अगला आता है आपका पॉलिटिकल पार्टीज, इसमें आपको ये टॉपिक्स यहाँ पर क्लियर करने, आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी में आपको ये टॉपिक्स क्लियर करने। तो इसमें भी अगर हम बात करें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कौन सा, वो है आपका टाइप्स ऑफ पार्टी सिस्टम, टाइप ऑफ पार्टी सिस्टम, जिसमें 1 पार्टी सिस्टम, 2 पार्टी सिस्टम और आपका मल्टी पार्टी सिस्टम आता है। तो उसके एग्जांपल्स भी आपको ध्यान रखने। उसके साथ ही पहला क्वेश्चन जो मैंने लिख के दिया, व्हाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज, जब भी ऐसे क्वेश्चन बोले या फिर कोई एग्जाम्पल देके आपको बताता है तो वहां पर आपको हमेशा फंक्शंस की बात करनी है, जो कि हमारी एनसीईआरटी बुक में कुल मिला के 7 पॉइंट्स दे रखे हैं। आपको उनमें 7 में से कुछ मिला के कम से कम 5 से 7 पॉइंट आपको वहां पर बताने चाहिए, ताकि आप अच्छे से अच्छे मार्क्स यहाँ पर उठा सके। तो जैसे सिंपल से मैंने ये क्वेश्चन लिखा है, लेकिन इस क्वेश्चन को कैसे भी घुमा के पूछ सकते हो, तो वहां पर बात क्या करनी है आपको, फंक्शंस की, जो भी पॉलिटिकल पार्टीज के फंक्शंस हैं वहां पर उनकी बात करनी है। 1 पार्टी सिस्टम, 2 पार्टी सिस्टम और मल्टी पार्टी सिस्टम को देख लेना। फिर नेशनल और रिलीजन पार्टी में भी समटाइम आपका डिफरेंस पूछा जा सकता है, इनडायरेक्टली भी पूछा जा सकता है। किसी टॉपिक को प्रिपेयर करना और क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़िएगा, टॉपिक को प्रिपेयर करें अच्छे तरीके से। चैलेंजेस टू द पॉलिटिकल पार्टीज, इस पे भी पूछा जा सकता है, या फिर इसकी जगह चेंज करके आपका रिफॉर्म्स, रिफॉर्म्स मतलब चेंजेस, कैसे
हम पॉलिटिकल पार्टीज में चेंजेस लेके आ सकते हैं ताकि हमारी गवर्नमेंट जो है वो अच्छी तरीके से वर्क कर पाए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इससे है। आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी में आ जाओ तो आपके पास कुल मिला के हाउ डज अ गवर्नमेंट कॉल अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव एंड लेजिटिमेट। ठीक है, तो किस तरीके से किसी गवर्नमेंट को हम अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव या फिर लेजिटिमेट कहते हैं, ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो कुछ नहीं करना, बस इन 3 वर्ड्स को आपको वहां पर डिफाइन करना है इन द टर्म्स ऑफ गवर्नमेंट को रिलेट करके। ठीक है, तो ध्यान रखना इस चीज को। फिर इकोनॉमिक ग्रोथ वर्सेज अ रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी, यानी कैसे हम इकोनॉमी को ग्रोथ कर सकते हैं, हमारी कंट्री की इकोनॉमी को बढ़ाया जा सकता है, और कैसे इनइक्वालिटी को डिक्रीज कराते हैं। इनइक्वालिटी को मतलब इक्वालिटी को हम दे सकते हैं तो वहां पर बराबर, इनइक्वालिटी को कैसे हम रिड्यूस कर सकते हैं उसके बारे में बात करिए। अकोमोडेशन ऑफ द सोशल डाइवर्सिटी एंड द डिग्निटी एंड द फ्रीडम ऑफ द सिटीजन। सो आप इन टॉपिक्स को सही से प्रिपेयर करिए, आपके 80 to 90% आपके जो सिविक्स के क्वेश्चंस होंगे वो यहीं से बनेंगे। तो आप कोशिश करिएगा कि इन टॉपिक्स को सबसे पहले प्रेफरेंस दीजिए और फिर उसके बाद आप क्या करिए, यहाँ पर सही तरीके से इसको पढ़ने की कोशिश करिएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको यहाँ पर हेल्पफुल रहे सारी चीजें। ठीक है, और अगर आपको ये वीडियो आप यहाँ तक देख रहे हैं तो आपको यहाँ पर पसंद आई होगी वीडियो, तो वीडियो को आप यहाँ पर आखिरी तक देखिए, अभी एक सेक्शन और बचा है। और अगर आपको पसंद आ रही है तो लाइक करिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करना ना भूलिए। ठीक है, मिलते हैं इसका लास्ट सेक्शन जो कि सेक्शन डी आएगा इकोनॉमिक्स का, वो लास्ट सेक्शन रहेगा और फिर इसके बाद आप अपनी तैयारी में जुट जाइए। तो चलिए दोस्तों, अब हम पढ़ते हैं यहाँ पर अगले स्टेप की तरफ जो कि हमारा लास्ट है यहाँ पर सेक्शन डी। सेक्शन डी जो कि आपका आता है इकोनॉमिक्स का, और इकोनॉमिक्स भी सेम वैसे ही आपका मार्किंग स्कीम है, उसकी भी कितनी है 20 मार्क्स। ठीक है, तो सेक्शन डी 20 मार्क्स इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में अगर हम बात करें तो कुल मिला के आपके पास आते हैं 4 चैप्टर्स। इन चारों चैप्टर्स में से आपके 20 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा जो आपका मार्किंग आती है शायद 7 या 8 नंबर का आपके एमसीक्यूज आते हैं इसमें से। तो आपको एमसीक्यूज के लिए ध्यान रखना, जैसा कि आपका बाबा बोला जाता है कि आपका जो चैप्टर आएंगे या फिर जो क्वेश्चंस आते हैं वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन का मतलब ये होता है कि जिसमें आपको थिंकिंग करनी होती है, आपको क्वेश्चन पढ़ना है, क्वेश्चन पढ़ने के बाद थोड़ा सोचना है, डायरेक्टली आंसर्स आप नहीं दे पाएंगे, तो उसके लिए आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा। इसलिए आपके जो एमसीक्यूज होंगे वो भी थोड़े डीपली, या फिर ऐसा हो सकता है कि कभी कभी आपको लगेगा कि सिलेबस में ही नहीं है, लेकिन उस चीज को आपको समझना पड़ेगा, फिर उसके बाद आपको आंसर देना। तो एमसीक्यूज के लिए आपको मैं दोबारा बार बार ये चीज बता रहा हूँ कि आप एनसीईआरटी को सबसे ज्यादा रीड करने की कोशिश करिए, बट एग्जाम के टाइम पे एनसीईआरटी रीड करना बहुत मुश्किल है। इसलिए रिवीजन करते समय टाइम जब आप जो भी हाईलाइट करते हैं, फिर जो भी आपका की पॉइंट्स होते हैं, फिर जो भी आपके नोट्स हैं वहां पर बनाए हुए, उन नोट्स को ज्यादा से ज्यादा बार, कम से कम 2 से 3 बार आप उसे रिवाइज करने की कोशिश करिएगा, ताकि जो छोटे छोटे पॉइंट्स है, की पॉइंट्स है, वो आपके छूट ना जाए, ताकि वहां से एमसीक्यूज आपके गलत ना हो। तो कोशिश करना जो कि आपका पूरा का पूरा सोशल साइंस का जो पूरा पेपर आएगा उसमें सबसे ज्यादा जो एमसीक्यू का आपका जो बर्डन है, या फिर सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं एमसीक्यू से, वो आपका इकोनॉमिक्स का सेक्शन है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, फिर उसके बाद 2 मार्क का क्वेश्चन, 3 मार्क का क्वेश्चन और 5 मार्क का क्वेश्चन आपके आते हैं। 2 मार्क के शायद 1 क्वेश्चन आते हैं, और फिर 3 मार्क के 1 क्वेश्चन आते हैं, फिर 5 मार्क का भी क्वेश्चन शायद 1 ही आता है। ठीक है, तो ध्यान रखना, शायद 1 या 2 क्वेश्चन आपके ऊपर नीचे हो सकते हैं, तो उसको आप एक बार अपना जो सीबीएसई का क्वेश्चन पेपर निकला हुआ है उस सैंपल पेपर को आप एक बार देख के अपने नंबर्स को या फिर अपने एमसीक्यूज को थोड़ा यहाँ पर चेक कर लीजिएगा। अगर हम बात करें यहाँ पर अपने टॉपिक्स में, तो मेन टॉपिक्स कौन कौन से उसके ऊपर आप सबसे पहले यहाँ पर देखिए। तो आपके पास कुल मिला के 4 चैप्टर्स जो कि मैंने यहाँ पर लिखे, 1, 2 और 3 और 4। सबसे पहले इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, और फिर इसके बाद हम यहाँ पर बात करते हैं इनके एक चैप्टर्स के बारे में जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस भी या फिर टॉपिक्स की बात करो आप, वो है। तो सबसे पहला चैप्टर है हमारा यहाँ पर डेवलपमेंट। ठीक है, डेवलपमेंट में क्या आता है, डेवलपमेंटल गोल्स। इसका मतलब क्या है, डेवलपमेंटल गोल्स का मतलब जैसे स्टार्टिंग में आपको यहाँ पर समझाया गया था कि जो हमारे अचीव्स होते हैं, यानी 2 पर्सन एक अलग अलग तरीके से गोल अचीव करना चाहते हैं, अपना डेवलपमेंट अलग तरीके से चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई गरीब है तो गरीब सिर्फ ये चाहेगा कि हाँ भैया कम से कम हमें एक ऐसी लाइफ जीनी चाहिए ताकि जो हम अभी जी रहे हैं उससे एक अच्छी लाइफ हो जानी चाहिए। लेकिन वहीं पर अगर हम एक मिडिल क्लास या फिर एक पर्टिकुलर कोई अमीर फैमिली की बात करें तो वो लोग अपना डेवलपमेंट कुछ अलग तरीके से देखते हैं, मतलब उनका गोल अलग है, उनका अचीव करने का जो डेवलपमेंट करने का जो तरीका है वो थोड़ा बहुत चेंज है। सेम वही चीज मैंने यहाँ पर आपको लिखा था, डेवलपमेंटल गोल्स, यानी कि किसी एक पुअर या फिर वेल्दी पीपल के बीच में आपको यहाँ पर डिफरेंस करते हुए कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन में या फिर जैसे मैंने बताया अभी कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, उसके फॉर्म पे आपको ये दिखाया जा सकता है, तो इसको ध्यान रखना। फिर उसके बाद सिंपल से डेफिनेशन आपका यहाँ पर बोल सकता है, फिर के अंदर डिफरेंस बोल सकता है कि इनकम ही है दोनों, लेकिन यहाँ पर कौन सा नेशनल इनकम है और पर कैपिटा इनकम है, दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है। तो इन टर्म्स ऑफ अगर हम यहाँ पर बात करें फॉर्मूले के अकॉर्डिंग तो इसमें और इसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस है। ठीक है, तो उसके बारे में आप यहाँ पर सीख पाएंगे। लेकिन उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो आपका कौन सा है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ठीक है, HDI। तो ये HDI है क्या, कैसे काम करता है, क्या कब ये आपका
स्टार्ट हुआ था। इसमें कौन कौन से मेन फंक्शनिंग है, तो यहाँ पर मेन 3 टर्म्स में आपको यहाँ पर चैप्टर्स में बताया गया, एजुकेशन, हेल्थ एंड देन उसके बाद इनकम। 3 चीज की बात यहाँ पर करी गई। तीनों टॉपिक्स आपको ध्यान रखना है, एजुकेशन, हेल्थ एंड फिर उसके बाद इनकम है। इन तीनों टॉपिक्स को आपको यहाँ पर सही तरीके से एक्सप्लेन करना। अगर क्वेश्चन ये आपको देखने को मिलता है, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर से रिलेटेड, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो बार बार घिसा पेटा क्वेश्चन आपका हमेशा छठी से लेकर 10वीं तक या फिर आगे ही बढ़ता रहेगा। क्या? सस्टेनेबल डेवलपमेंट। जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्यों क्रूशियल है वो आपको यहाँ पर बताना है। स्टेटमेंट हो सकता है कि आपको थोड़ा एक बार घुमा दे क्वेश्चन या फिर आपको थोड़ा भारी भरकम शब्द दे दे, तो उसके अकॉर्डिंग बस कंफ्यूज नहीं होना, थोड़ा बहुत यहाँ पर कोशिश करना है कि आप उसको समझ पाए। देन उसके बाद हम यहाँ पर बात करें सेकंड चैप्टर जो कि दिया गया है सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी में तो पहले वर्ड क्या दिख रहा है आपको? सेक्टर्स। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको बताना है टाइप्स ऑफ सेक्टर्स, जो कि सबसे पहले आता है टाइप्स ऑफ सेक्टर विद एग्जांपल। एग्जांपल्स आपको यहाँ पर ध्यान रखना, 3 सेक्टर्स आपको दिए, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। तो तीनों को सेक्टर्स को आपको डिफाइन करना है सही तरीके से। आपको जो एक्टिविटीज इसमें होती है वो एक्टिविटीज भी आपको बतानी है और उनके साथ उनका एक एग्जांपल मिनिमम याद होना चाहिए। फिर उसके बाद जीडीपी कैलकुलेशन आता है। जीडीपी कैलकुलेशन किस तरीके से आप ग्रोथ डेवलपमेंट जो पॉलिसी होती है या जीडीपी जो है उस चीज को कैसे आप यहाँ पर क्या करते हैं, वहां पर पूरी तरीके से आप इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसके बारे में पूरा एक हाईलाइटेड पॉइंट आपको जो इकोनॉमिक्स की बुक में दिया गया है उसको आप समझिए। उसके बाद उसका जो भी कैलकुलेशन है उस तरीके को आप वहां पर करने की कोशिश करिएगा, ठीक है। देन उसके बाद आता है व्हाई इज द, जो कि मेरे हिसाब से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, व्हाई द टर्शरी सेक्टर इज बिकमिंग द लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग सेक्टर इन इंडिया। ठीक है, क्या रीजन है कि जो टर्शरी सेक्टर है वो बहुत ज्यादा प्रोड्यूसिंग हो चुका, बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। आगे क्या करना, सेक्टर्स के फॉर्म पे सबसे ज्यादा आपको यहाँ पर सेक्टर इंडिया में यूज करा जाता है। तो क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। फिर इसके बाद ये जो भी आपका प्री बोर्ड में पूछा गया है, ऑर्गेनाइज वर्सेस अनऑर्गेनाइज सेक्टर या फिर पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर, दोनों के ऊपर आपको यहाँ पर ध्यान रखने हैं। तो 2 क्वेश्चंस आपको यहाँ पर इजीली ध्यान रखने हैं। 2 चैप्टर्स आपके कंप्लीट होते हैं। थर्ड चैप्टर की बात करें जो कि इंपॉर्टेंट है आपका मनी एंड क्रेडिट। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पे क्या होंगे आपके फिर दोबारा वही कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, फिर कोई 2% दे सकता है, उसके बाद में थोड़ी स्टोरी बता दे और फिर बोलते हैं दोनों में क्या डिफरेंस है, किस तरीके का लोन लेना चाहिए, फिर किस तरीके का लोन लिया होगा जिसकी वजह से इनकी लाइफ हो गई है। सॉरी, जैसे कि आपके यहाँ पर चैप्टर्स में भी 2 कहानियां दी गई है। एक कहानी दी गई स्वप्ना जो कि फार्मर है और दूसरा एक आपका शू मेकर था जो शायद अमर के नाम का था। ठीक है, तो वो दोनों की कहानी देके आपसे यहाँ पर पूछा जाता है। सिंपल सा है, मनी एंड क्रेडिट में आपको कहानी ध्यान रखनी है या फिर जो भी वहाँ पर कहानी को बताएगा उनके फॉर्म पे आपको यहाँ पर ध्यान है। अभी आपने प्री बोर्ड में भी देखा होगा, प्री बोर्ड में भी कुछ ऐसे यहाँ पर बोला गया था कि आप बताइए क्या नेगेटिव एंड पॉजिटिव रोल ऑफ द मनी या फिर नेगेटिव एंड पॉजिटिव ऑफ द रोल ऑफ द लोन्स। ठीक है, लोन्स या फिर क्रेडिट किस तरीके से नेगेटिव या पॉजिटिव रोल प्ले करता है, उस तरीके से क्वेश्चन में है। तो मैंने यहाँ पर सबसे पहले कुछ आपको टॉपिक्स लिखे, जैसे पहला है आपका बार्टर सिस्टम एंड द डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स। ठीक है, दोनों में क्या डिफरेंस है या फिर दोनों में क्या यहाँ पर थोड़ा बहुत अलग चीजें चलती है। तो बार्टर सिस्टम और डबल कोइंसिडेंस जो होता है उनके बारे में देखना। मतलब डबल कोइंसिडेंस मतलब आपको जो चाहिए वो नीड आपकी पूरी भी हो जाए और आपकी जो चीज है उसको दूसरे बंदे को भी चाहिए, कुछ ऐसा यहाँ पर होना चाहिए। मान के चलो कोई 2 पर्सन है, जैसे मुझे गेहूं चाहिए, सामने वाले बच्चे को, अगर सामने वाला जो पर्सन है अगर उसको जूते चाहिए तो मेरी नीड्स उससे पूरी हो जाए और उसकी नीड्स मेरे से पूरी हो जाए, ऐसे को हम क्या कहते हैं, बार्टर सिस्टम एक्सचेंज कर लेंगे। लेकिन दूसरा दोनों का वहां पर नीड होनी चाहिए, इस चीज को समझना है। या फिर उसके बाद आपका क्वेश्चन है मीडियम ऑफ एक्सचेंज के फॉर्म पर मनी का यूज क्यों किया जाता है। देन टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ क्रेडिट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये क्या क्या टर्म्स होती है, क्या कंडीशन होती है किसी भी क्रेडिट या लोन को लेने का तरीका क्या है, वो सारी चीजें। फिर फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट्स आते हैं, फिर डिफरेंस के फॉर्म पे है। फिर द रोल ऑफ आरबीआई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो रोल ऑफ द आरबीआई इन द सुपरवाइजिंग फॉर्मल लोन्स और द क्रेडिट। ठीक है, अगर आप बात करो आरबीआई का, तो आरबीआई का क्या रोल है किसी भी फॉर्मल सेक्टर में किसी को लोन दिलाने में, क्या मदद करती है, फिर किस तरीके से यहाँ पर रोल जो होता है आरबीआई का वो आपको बताना है। देन सेल्फ हेल्प ग्रुप आता है। सेल्फ हेल्प ग्रुप जिसमें क्या होता है, सिंपल से कई सारे लोग कम्युनिटी बना के मतलब पर्टिकुलर वहां पर कुछ ना कुछ पैसा इकट्ठा करते हैं और उसके अकॉर्डिंग अपना पूरा का पूरा चलाते हैं। ठीक है, तो SHG के ऊपर भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो उसके बाद लास्ट चैप्टर जो कि बहुत शॉर्ट कर दिया गया, बहुत ज्यादा डिलीट करा गया चैप्टर से, तो इस पर ध्यान रखना। कुल मिला के वैसे तो 2 टॉपिक है, लेकिन मैंने यहाँ पर कुछ और बनाने की कोशिश करी जिसकी वजह से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। जैसे सबसे पहला है आसान सा, व्हाट इज द ग्लोबलाइजेशन। देन सेकंड है फैक्टर्स इनेबलिंग ग्लोबलाइजेशन। देन थर्ड है आपका इंपैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। देन फोर्थ है आपका द रोल ऑफ द लिबरलाइजेशन। ठीक है, तो बहुत इजी टॉपिक्स हैं, लेकिन इनसे जो क्वेश्चंस बनते हैं थोड़े बहुत ज्यादा हार्ड बच जाते हैं, फिर कभी कभी बहुत ज्यादा फैलाने की कोशिश कर देता है। बट मान के चलना कि बहुत ज्यादा इजी चैप्टर्स के
के फॉर्म पे ही हैं। तो इन टॉपिक्स को आप सबसे पहले यहाँ पर प्रिपेयर करिए और फिर उसके बाद कोशिश करिएगा कि आपने जो नोट्स बनाए हैं उनको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा दोबारा का दोबारा। लेकिन उससे पहले सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस दीजिएगा आप इन्हीं टॉपिक्स को, क्योंकि मैं बार बार बता रहा हूँ। इससे पहले मैंने 2 वीडियोस बनाए, क्लास 10th की साइंस और 9th की साइंस के बारे में। तो वहाँ पर भी जो मैंने टॉपिक्स बताया है उसी में बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों के एग्जाम में आपको कम से कम 90% वही टॉपिक्स या फिर वही क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिले हैं। तो ट्रस्ट करिए, मैं आपके सामने यहाँ पर पूरी तरीके से खड़ा हुआ हूँ। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आपको इनसे कम से कम 80 to 90% आपका पेपर यहाँ पर कवर होने वाला है। बट ध्यान रखिएगा, पहले इन टॉपिक्स को आप प्रिपेयर करिए, वरना क्या होता है आपका पूरा समय खत्म हो जाता है। आप वही लेंथी नोट्स पढ़ रहे होते हैं, एनसीईआरटी बुक पढ़ रहे होते हैं, हाईलाइटिंग पॉइंट्स पढ़ रहे होंगे, तो टाइम खत्म होगा, उससे ज़्यादा कुछ मिलेगा नहीं, लेकिन आपके मार्क्स वहाँ पर उठेंगे नहीं। तो सबसे पहले कोशिश करिए कि आप पहले इन टॉपिक्स को पढ़िए, फिर उसके बाद अगर आपके पास समय बचता है तो आप अपने नोट्स पढ़िए, जो शॉर्ट नोट बनाते हैं वो नोट्स पढ़िए, की पॉइंट्स पढ़िए, टर्म्स पढ़िए, जैसे भी आपने जो बना रखे हैं उन सब चीज़ों को पढ़ने की कोशिश करिएगा। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आई होगी। आपने अंत तक ये वीडियो देखा तो कोशिश करिएगा कि जो मैंने चीज़ें आपको यहाँ पर दिए हैं, टिप्स दिए हैं, थोड़े क्वेश्चन बताए हैं, कुछ टॉपिक्स बताए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने की कोशिश करिए, तो इन चीज़ों को प्रिपेयर करिएगा। अब मैं अंत में आपसे सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा, और अगर आपको पसंद आई है तो लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करना ना भूलिए। ठीक है, और उसके साथ साथ मैं आपको एक विश देना चाहता हूँ कि आप अच्छे से अच्छे अपना जो 7 मार्च को एग्जाम होने वाला है उसको आप अच्छी तरीके से लिखिए। बेस्ट ऑफ लक। आप अपने एग्जाम को सही तरीके से लिखिएगा और कोशिश करिएगा नीट एंड क्लीन लिखना, और जो क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से आ रहे हो उसको आप अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करिए, जो नहीं आ रहा है उसमें ज़्यादा समय बर्बाद ना करिएगा और आप उसको थोड़ा बहुत शॉर्ट करके लिखने की कोशिश कर दीजिएगा। छोड़ना तो नहीं है, करना आपको पूरा ही है, लेकिन कोशिश करिए जो चीज़ नहीं आ रही है उसको थोड़ा शॉर्ट करके लिख के आप अगले क्वेश्चन में पढ़िए जो आपको अच्छा आता है। क्योंकि सीबीएसई ने भी कर दिया कि आपको सीरियल नंबर से सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, तो उसको देखते हुए आपको जो नहीं आ रहा उसके लिए तो पहले स्पेस छोड़ दीजिए, या फिर नहीं आ रहा तो उसके बारे में थोड़ा थोड़ा लिखते हुए आप वहाँ पर चलते रहिए। ठीक है, चलिए अंत में बोलूँगा बस आप अच्छे तरीके से करिए, खुश रहिए। ठीक है, सही तरीके से प्रिपेयर करिए अपने एग्जाम्स के बारे में। मिलते हैं अगले वीडियोस में। ठीक है, धन्यवाद।